हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम लेकर आए हैं जो टीजीटी आर्ट्स में जो है एचपी टीजीटी आर्ट्स की जो 12 दिसंबर की जो है शिफ्ट 2 का, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट 2 आएगा। शिफ्ट 2, ठीक है। शिफ्ट टू जो 12 दिसंबर को जो टीजीटी आर्ट्स में जो साइकोलॉजी यानी टीचिंग एप्टीट्यूड का जो पोर्शन रहा था, तो 12 दिसंबर की जो है शिफ्ट 2 का जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें था, भारत की स्वतंत्रता के बाद शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अस्तित्व में आया, यानी जो विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट केम इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। देखो, आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया जो है कौन सा जो आंदोलन है जो अस्तित्व में आया था भारत में, ठीक है। शिक्षा में तो ऑप्शन था हमारा कोठारी आयोग, हाटोग समिति, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर लाला लाजपत राय का आंदोलन, ठीक है। तो कौन सा था हमारा, इसमें था हमारा कोठारी आयोग। आंसर क्या था इसका, ऑप्शन ए, ठीक है। जैसे जो कोठारी आयोग था, इसकी जो डेट थी वो कौन थी, 1964 टू 66, इनमें से बोल रहे हैं ना, ठीक है। इनमें से जो है हाटोग समिति उसके बाद आया था। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस जो आया था इंडिया में वो था कोठारी कमीशन, ठीक है। क्योंकि स्वतंत्र भारत में शिक्षा सुधार की बात की गई, शिक्षा सुधार हेतु इसको जो क्यों गठित किया गया था, शिक्षा सुधार के लिए, ठीक है। शिक्षा में सुधार लाने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में जो है सुधार लाने के लिए कोठारी आयोग को जो है गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अवधारणा मानचित्रण कंसेप्ट मैपिंग मुख्यतः विद्यार्थियों को किस में सहायता करता है। जो कंसेप्ट मैपिंग है वो स्टूडेंट्स को किस में हेल्प करता है। तो ऑप्शन थे हमारे स्टेजेस ऑफ कंसेप्ट यानी क्रमबद्ध कंसेप्ट के चरण, या फिर शब्दावली की परिभाषाएं डेफिनेशन, या फिर कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर हायरार्की, या फिर टीचर ऑब्जेक्टिव। तो करेक्ट आंसर था हमारा ऑप्शन सी, कंसेप्चुअल स्ट्रक्चर, ठीक है। जो हमारा कंसेप्ट मैपिंग का जो अर्थ होता है, कंसेप्ट मैपिंग यानी अवधारणाओं के आपसी संबंध दिखाता है। हमारे जो हमारे कंसेप्ट होते हैं उनके आपसी संबंध ये हमें बताता है कि हायरार्की रिलेशनशिप एमंग कंसेप्ट, इट शोज हायरार्की, लिख सकते हो आप, इट शोज हायरार्कियल रिलेशनशिप एमंग कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, शारीरिक स्वास्थ्य फिजिकल फिटनेस की सर्वश्रेष्ठ परिभाषा कौन सी है। तो शारीरिक स्वास्थ्य यानी फिजिकल फिटनेस की इनमें से सबसे सर्वश्रेष्ठ परिभाषा, तो ऑप्शन क्या था, मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाना। देखो, शारीरिक स्वास्थ्य सिर्फ और सिर्फ मसल स्ट्रेंथ नहीं होता है, या फिर डूइंग वर्क विदाउट फटीग की, बिना थके आप जो है काम कर पा रहे हो। ऑप्शन सी था सहनशील शक्ति, लचीलापन और समग्र संतुलन का विकास, यानी एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओवरऑल फिटनेस, ठीक है। ये हो सकता है क्योंकि इसमें सब कुछ आ रहा है, एंडोरेंस भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी एंड ओवरऑल फिटनेस। ऑप्शन डी था पेशेवर खेल अभ्यास, प्रोफेशनल स्पोर्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या था, ऑप्शन सी। देखो, शारीरिक स्वास्थ्य में जो भी फिजिकल फिटनेस में जो है, अगर मैं फिजिकल फिटनेस की बात करूँ तो इसमें होलिस्टिक आता है। होलिस्टिक की बात जहाँ होगी वहाँ पे आप इसका मतलब फिजिकली जो है शारीरिक स्वास्थ्य जो कैसा है हमारा अच्छा है। ये जो लिमिट नहीं करता है कि सिर्फ और सिर्फ जो है आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्रैक्टिस हो, या फिर जो है आप बिना थके काम कर रहे हो, या फिर मसल स्ट्रेंथ ओनली, ठीक है। तो ऑप्शन क्या ना था इसका, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, लड़कियों की शिक्षा में समानता के विरुद्ध मुख्य बाधा कौन सी है। अब देखो, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि लड़कियों के इसमें देखो, इसमें क्वेश्चन थोड़ा ये चेंज हो गया है ना, जैसे इसको गूगल ट्रांसफॉर्म किया। इसमें क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन नंबर 4 मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या था, वो था हमारा अ पॉलिसी टू इंक्रीज गर्ल्स एजुकेशनल स्कॉलरशिप, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, आप लिख लेना, अ पॉलिसी टू इंक्रीज गर्ल्स एजुकेशनल स्कॉलरशिप विदाउट ensuring फंक्शनल स्कूल सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर गोज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी ड्यू टू बैरियर, है ना। यानी जो कार्यात्मक विद्यालय स्वच्छता है, कार्यात्मक विद्यालय स्वच्छता अवसंरचना अवसंरचना की गारंटी दिए बिना, ठीक है, उसकी गारंटी दिए बिना लड़कियों
लड़कियों की शैक्षिक छात्रवृत्ति बढ़ाने की नीति डैश अवरोध के कारण समानता प्राप्त करने के मूल सिद्धांतों के विपरीत है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। जैसे इसमें ऑप्शन ए था शारीरिक सुरक्षा बाधाएं, ठीक है, फिजिकल सेफ्टी बैरियर्स, शारीरिक सुरक्षा बाधाएं। ऑप्शन बी था साक्षरता मिशन की। देखो ऑप्शन यहाँ पे ठीक दिए, क्वेश्चन ये रहा आपका, ऑप्शन ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आना था ऑप्शन ए, ठीक है। देखो जैसे सुरक्षित शौचालय व स्वच्छता नहीं है मान लो, ठीक है, तो लड़कियों की शिक्षा में बड़ी बाधा है कि नहीं है। देखो अगर शारीरिक सुरक्षा सुविधाएं जो है लड़कियों को नहीं दी जा रही है तो इसका मतलब जो है उनकी एजुकेशन में क्या है, बहुत बड़ी बाधा है। देखो लड़कियों को फिर जो है बाहर जाने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। देखो सुरक्षित शौचालय नहीं है, स्वच्छता नहीं है, देखो लड़कियों को देखो हाइजीन प्रॉब्लम का भी बहुत ज़्यादा रहता है। तो शारीरिक सुरक्षा बाधाएं क्या है इसमें जो है सबसे बड़ी बाधा है, तो ऑप्शन ए इसका आंसर आना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम यानी अधिगम की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है। विच बेस्ट डिस्क्राइब्स लर्निंग, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, विच बेस्ट डिस्क्राइब्स कंसेप्ट ऑफ लर्निंग, कौन सा जो है बेस्ट डिस्क्राइब करेगा कंसेप्ट ऑफ लर्निंग को। देखो केवल कक्षा में होता है, देखो कंसेप्ट ऑफ लर्निंग ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ क्लास में होगा, तो ऐसा नहीं रट कर याद करना। जो कंसेप्ट ऑफ लर्निंग शिक्षक पर निर्भर रहना भी क्या है, कंसेप्ट ऑफ लर्निंग नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सबसे बेस्ट है, ज्ञान कौशल और अभिवृद्धि प्राप्त करने की प्रक्रिया, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ acquiring knowledge, skills and attitude। यानी जो है अधिगम ज्ञान कौशल और व्यवहार में परिवर्तन आता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अधिगम की एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें देखो आपके ज्ञान कौशल व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है। तो यही क्या हमारा ऑप्शन डी इसका आना था करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सहकर्मी समूह में कौन सा कौशल विकसित होता है। यानी सहकर्मी समूहों के माध्यम से बच्चों द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कौशल सीखा जाता है, ये क्वेश्चन था। सहकर्मी समूहों के माध्यम से जो है बच्चों द्वारा कौन सा कौशल जो है सीखा जाता है, कौन सा कौशल सीखा जाता है, ठीक है। तो विच स्किल्स डेवलप थ्रू पीयर ग्रुप जो है, तो ऑप्शन था हमारा वाचन यानी रीडिंग। देखो अगर जो है मान लो जो सहकर्मी जो आपस में पीयर ग्रुप में बच्चा जो है क्या सीखता है, तो देखो ऐसा नहीं है कि रीडिंग सीखेगा, सिर्फ ईटिंग सीखेगा या फिर घरेलू कार्य सीखेगा। तो बच्चा जो सहयोग और नेतृत्व, पीयर ग्रुप से बच्चे को कॉपरेशन करना, आपस में कॉपरेट करना सीखता है, एंड लीडरशिप जो उसमें सहयोग और नेतृत्व की भावना उसमें जो है जागृत होती है, ठीक है। अगर बच्चा मान लो समूह में कार्य कर रहा है, समूह कार्य से जो उसके जो कैसे होते हैं सामाजिक कौशल विकसित होते हैं। समूह कार्य से क्या होता है, समूह कार्य से सामाजिक कौशल विकसित होते हैं, ठीक है। तो इसका आना था ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ई लर्निंग जो है, ई लर्निंग मोबाइल लर्निंग, ये भी क्वेश्चन हाफ ही है। ई लर्निंग एंड ODL आर बेस्ड ऑन विच प्रिंसिपल्स, ठीक है। यानी ई लर्निंग मोबाइल लर्निंग और मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा, ठीक है। मुक्त, इसका ODL का मतलब है ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, ठीक है। और ई लर्निंग मोबाइल लर्निंग और ODL जो है के दर्शन में मुख्य रूप से किस मूल शैक्षिक सिद्धांत का समर्थन किया जाता है। तो मेन किस सिद्धांत का समर्थन किया जाता है,
जो हमारी ई लर्निंग होती है, ODL होती है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग जो होती है, तो ऑप्शन ये था स्वगति अधिगम, सेल्फ पेस्ड लर्निंग। ठीक है, अगर आप मान लो ऑनलाइन ई लर्निंग के माध्यम ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग करें तो सेल्फ पेस्ड लर्निंग होती है वो। ठीक है, ऑप्शन बी बोला निश्चित पाठ्यक्रम वितरण, यानी कि जो ये बोल रहा है कि फिक्स्ड सिलेबस, फिक्स्ड सिलेबस डिलीवरी। ठीक है, या फिर बोला समूह केंद्रित यानी ग्रुप सेंटर्ड लर्निंग। ठीक है, या फिर ये बोला शिक्षक केंद्रित जो है टीचर सेंटर्ड। तो इसमें बेस्ट ऑप्शन कौन सा आता है, यानी जब भी ई लर्निंग और ODL में विद्यार्थी क्या करते हैं, अपनी गति से सीखता है, अपने सेल्फ पेस्ड, ठीक है, अपनी स्वयं की गति से वो सीखता है। तो ऑप्शन ये आना था इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, विद्यालय में शांति शिक्षा पीस एजुकेशन नहीं होगी यदि। ठीक है, विद्यालय में पीस एजुकेशन कब नहीं होगी, पीस एजुकेशन विल नॉट एग्जिस्ट इफ तनाव, भय और असुरक्षा, अगर स्ट्रेस, फियर और इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट हो। ठीक है, सही ऑप्शन है। ऑप्शन भी बोल रहा है कि सहयोग और विश्वास हो। देखो, अगर सहयोग और विश्वास होगा तो क्या बोलते हैं, ऐसा तो नहीं है कि पीस एजुकेशन नहीं होगी। अगर सहयोग भी है, विश्वास भी है, तो पीस एजुकेशन होगी, बट हमें पूछा है नॉट। ठीक है, यानी सहयोग और विश्वास होगा तो तब तो क्या होगा, पीस एजुकेशन होगी। शिक्षक लोकतांत्रिक होगा, यानी जो है जो शिक्षक होगा वो कैसा होगा, डेमोक्रेटिक होगा, तब भी जो है शिक्षा पीसफुल रहेगी। सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता है, अगर को करिकुलर एक्टिविटी में जो है बच्चों की गतिविधि हो रही, तब भी क्या होगा, पीसफुल एजुकेशन होगी। तो अगर तनाव यानी स्ट्रेस, फियर और इनसिक्योरिटी एग्जिस्ट हो रही है, यानी तनाव का जो है माहौल हो रहा है, डर और सुरक्षा को जो वातावरण क्या है, शांति शिक्षा के विपरीत है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था समस्या समाधान में वैज्ञानिक मार्गदर्शन पर आधारित उपागम कौन सा है। ठीक है, यानी समस्या समाधान पे जो है, समस्या समाधान यानी जो हमारा इसमें क्वेश्चन था उपबोधन की कौन सी विधि समस्या समाधान में उपबोधक की वैज्ञानिक व्याख्या और स्पष्ट मार्गदर्शन पर बल देती। उपबोधन समझते हो ना। ठीक है, कि कौन सी जो है काउंसलिंग अप्रोच जो एम्फेसाइज करेगी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एंड क्लियर गाइडेंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, कौन सी अप्रोच, उपबोधन यानी कौन सी अप्रोच। तो जब तो इसमें ऑप्शन दिया था गैर निर्देशात्मक, जिसको हम बोलते हैं नॉन डायरेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट है निर्देशात्मक यानी डायरेक्टिव अप्रोच है। ठीक है, ऑप्शन सी था संकल्पनात्मक यानी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच। नेक्स्ट था संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव अप्रोच। तो करेक्ट आंसर कौन सा आना था इसका, निर्देशात्मक जो है अप्रोच आना था। ठीक है, देखो जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है तो उसमें काउंसलर क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। निर्देशात्मक में डायरेक्टिव जो प्रिंसिपल होगा हमारा, इसमें जो है जो हमारा काउंसलर होता है, निर्देशात्मक उपागम में जो काउंसलर मार्गदर्शन करता है डायरेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था शिक्षा में अनुकरण सिमुलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सिमुलेशन इन एजुकेशन। हमारी एजुकेशन में जो सिमुलेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑप्शन केवल सिद्धांत है, यानी बिना अभ्यास के केवल सिद्धांतिक ज्ञान पर ध्यान देना। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या बोलते हैं सिमुलेशन का मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। या फिर याद करना, यानी प्रक्रियाओं को प्रयुक्त किए बिना याद करना। ठीक है, ये भी हमारा जो है उद्देश्य नहीं। या फिर अंतःक्रिया सीमित करना, जो अधिगम में विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया को सीमित कर देता है। देखो, सीमित भी इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है सिमुलेशन का। और ऑप्शन डी क्या बोलता है हमारा, नियंत्रित वातावरण में वास्तविक जीवन अनुभव, यानी रियल लाइफ एक्सपीरियंस इन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। तो ऑप्शन डी ही हमारा क्या आना था, करेक्ट आंसर आना था। यानी जो सिमुलेशन से जो वास्तविक परिस्थितियों का सुरक्षित क्या होता है, अभ्यास होता है। सिमुलेशन क्या अलाउ करता है, लर्नर टू एक्सपीरियंस रियल लाइफ सिचुएशन सेफली। ठीक है, तो इसका आना था ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन था निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम द्वारा विशेष रूप से दलित लड़कियों को, ठीक है, किस कार्यक्रम द्वारा
कार्यक्रम द्वारा विशेष रूप से जो है दलित लड़कियों के शैक्षिक उत्थान हेतु जो है लक्षित किया गया है। ठीक है, योजना कौन सी है जो दलित लड़कियों जो होती किस कार्यक्रम के द्वारा जो है, विच स्कीम इज स्पेशली फॉर एजुकेशनल अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित गर्ल्स। ठीक है, तो ऑप्शन एक था हमारा राष्ट्रीय महिला कोष यानी नेशनल वुमेन फंड। ठीक है, ऑप्शन बी था कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। ठीक है, दिया गया KGBV कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। नेक्स्ट था NSIGSC। ठीक है, यानी नेशनल स्कीम, इसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव फॉर गर्ल्स फॉर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो करेक्ट आंसर क्या सा आना था इसमें आना था ऑप्शन बी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तो वंचित वर्गों की बालिकाओं के लिए जो एक आवासीय विद्यालय था ये। इसमें जो है जैसे इनके लिए जो है हॉस्टल फैसिलिटी वाली आवासीय विद्यालय, ये याद रखना आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था, ठीक है, सेवार्थी क्लाइंट के अतीत व वर्तमान तथ्यों का व्यवस्थित संग्रह क्या कहलाता है। व्हाट इज द ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ क्लाइंट्स पास्ट एंड प्रेजेंट फैक्ट्स। यानी जो क्लाइंट है उसके वर्तमान और अतीत के तथ्यों का एक व्यवस्थित संग्रह है। ठीक है, लेकिन ध्यान का केंद्र क्या है, जो काउंसलर के सैद्धांतिक अभिविन्यास के साथ बदलता रहता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया था रेपो यानी सौहार्द जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी था ट्रांसफेरेंस यानी अंतरण। ऑप्शन सी था केस हिस्ट्री यानी व्यक्ति वृत्त। ऑप्शन डी था काउंटर विल यानी प्रति संकल्प। इसका करेक्ट आंसर था केस हिस्ट्री। ठीक है, केस हिस्ट्री यानी जब भी जो है केस हिस्ट्री में क्लाइंट की पृष्ठभूमि की पूरी जानकारी ली जाती है। ठीक है, जब भी जहाँ पे आप पास्ट एंड प्रेजेंट फैक्ट्स की जानकारी ले रहे हो तो इसका मतलब क्या कर रहे हो आप, केस हिस्ट्री कर रहे हो। सिस्टमिक रिकॉर्ड होता है क्लाइंट के बैकग्राउंड का। सेकंड लास्ट क्वेश्चन था इसमें, LAC में भाषा कौशल विकसित करने की जिम्मेदारी किसकी। देखो LAC बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है क्योंकि इसमें मेडिकल में भी क्वेश्चन पूछा गया, नॉन मेडिकल में भी और आर्ट्स में भी। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट अंडर LAC। ठीक है, जो हमारा लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है उसके अंतर्गत विद्यार्थियों के जो उनका भाषा कौशल होता है, उनका भाषाई जो कौशल को विकसित करने का उत्तरदायित्व किसका होता है। तो किसका होता है, केवल अंग्रेजी शिक्षक का। सिर्फ और सिर्फ जो है अंग्रेजी शिक्षक जो इसके लिए क्या होगा, ठीक है, क्या इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ देखो LAC लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में जो भाषा कौशल विकसित करने की जिम्मेदारी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश टीचर की जो होगी, केवल जो है ओनली इंग्लिश जो है अध्यापक होगा उसकी होगी। ठीक है, या फिर केवल भाषा जो सिर्फ लैंग्वेज का टीचर होगा उसकी होगी, ऐसा भी नहीं हो सकता है। या फिर सभी विषय ऑल सब्जेक्ट टीचर, तो इसमें आंसर आना था ऑल सब्जेक्ट टीचर। और प्रशासक का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होता है, तो सिर्फ उनकी भी नहीं होती। तो भाषा कौशल विकसित करने की जिम्मेदारी सभी टीचर्स के शिक्षक की रहती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वैसे आप खुद ही यहाँ से एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते थे एग्ज़ाम में, अगर जो है ये JBT कमीशन वालों के लिए हेल्पफुल रहने वाला एग्ज़ाम डेट आ गई है तो इसको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, भाषा बाधित बच्चों के समावेशन में कौन सी रणनीति सहायक है। मान लो कोई बच्चा जो है कैसा है, लैंग्वेज बैरियर चिल्ड्रन है। ठीक है, भाषा बाधित बच्चा, तो उसको जो इंक्लूजन में जो है कौन सी स्ट्रेटेजी हेल्प कर सकती है, कौन सी स्ट्रेटेजी जो है हेल्पफुल रहेगी। तो ऑप्शन ए द्विभाषी शिक्षण रणनीति यानी बाइलिंगुअल टीचिंग स्ट्रेटेजी।
स्ट्रेटेजी, या फिर जो है अच्छा बाइलिंगुअल टीचिंग स्ट्रेटेजी लिखा था, या फिर जो है सहभागिता सीमित करना यानी लिमिटिंग जो है पार्टिसिपेशन। देखो लिमिटिंग अगर पार्टिसिपेशन में भी आप क्या कर रहे हो, सीमित कर रहे हो, तो बच्चा जो है बच्चे के इंक्लूजन में जो है जो उसके लैंग्वेज बैरियर है उसमें उसको हेल्प नहीं मिल सकती, तो ये तो नहीं हो सकता। विविधता की उपेक्षा यानी भाषा विविधता की अगर आप उपेक्षा कर रहे हो, इग्नोरिंग लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, तो ये भी नहीं हो सकता। केवल एक भाषा, ये भी नहीं हो सकता कि केवल एक भाषा पर जो है एक आप क्या कर रहे हो, किसी एक भाषा को प्रेफर कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर क्या आना था, बाइलिंगुअल टीचिंग स्ट्रेटेजी जो है बच्चे की जो द्विभाषी शिक्षण क्या है, इससे बच्चे को भागीदारी बढ़ती है। ठीक है, अगर बाइलिंगुअल स्ट्रेटेजी प्रमोट क्या करता है, इंक्लूसिव क्लासरूम को, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये था हमारा 12 जनवरी को जो टीजीटी आर्ट्स का एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट 2। ठीक है, ये थी हमारी शिफ्ट 2 की जो है 14 क्वेश्चन हमने कवर किए। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।